हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे चेक की जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बेसिकली अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये जो सब्जेक्ट है ये इंजीनियरिंग मटेरियल एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर आता है। बट आपको 11th में फिजिक्स में दिया हुआ है, इन अ स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये दिया हुआ है। सो बेसिकली इसके लिए एक मशीन होती है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन। ये यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन क्या करती है, कोई भी रॉड की अगर क्वालिटी अगर आपको चेक करनी है तो उसको क्या करती है, वो टेंशन जो उसे पीसी जो कनेक्टेड होता है, कंप्यूटर कनेक्टेड होता है और इसमें ग्राफ जनरली ड्रॉ होता है। मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक होता है डक्टाइल मटेरियल और दूसरा होता है ब्रिटल मटेरियल। तो मैंने जो ग्राफ निकाले हुए हैं, ये जो ग्राफ है रेड में देखो, ये रेड वाला जो ग्राफ है ये जनरली ग्राफ इंडिकेट करता है डक्टाइल के लिए और ब्रिटल के लिए। डक्टाइल के लिए जो है वो पूरा ग्राफ आएगा, बट ब्रिटल के लिए पूरा ग्राफ नहीं आएगा। एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज द डक्टाइल मटेरियल एंड द ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है कि जिसके ऊपर अगर आपने लोड अप्लाई किया या उसको अगर हमने फोर्स लगाया तो वो क्या होता है, डिफॉर्म होता है। ओके, और वो बेंड हो जाएगा। बेंड हो रहा है मतलब वो मटेरियल कौन सा है, डक्टाइल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, तो बेसिकली ब्रिटल मटेरियल ऐसे मटेरियल होता है लाइक अ चॉक। अगर उसके ऊपर अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली उसके अंदर क्रैक हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा या टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल की स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी जो होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, तो बेंड हो जाता है तो हमें पहले ही वार्निंग दे देता है। इसकी वार्निंग आती है बेंड होने पे और ब्रिटल की आती है क्रैक आने पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो इससे रिलेटेड है। अभी जो हमने ड्रॉ किया है वो इसका ब्रेकिंग पॉइंट फ्रैक्चर जो यहाँ पे है। अगर ये आया ग्राफ तो उसको ये किसका रहेगा, कौन से मटेरियल की रहेगा, दिस इज फॉर द डक्टाइल मटेरियल। ओके, और अगर ब्रिटल है तो इसमें कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ से ही ब्रेक हो जाएगा, बी पॉइंट से ही वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बट उसका ग्राफ का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसमें जो कंप्रेसिबिलिटी वगैरह जो होती है वो बहुत ज़्यादा है, लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है, वो जल्दी बेंड होता नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रिटल मटेरियल। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज नथिंग बट व्हाट, द स्टार्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो ये ग्राफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आपको हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये दोनों भी साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। तो कैसे करते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं विथ प्रैक्टिकल ऑल्सो। ओके, तो देखो ये है स्ट्रेस ऑन वाई एक्सिस एंड स्ट्रेन ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो रेड में दिख रहा है ये हमारा ग्राफ मिला है प्रोसेस करने के बाद। तो हमने इसके लिए जनरली देखो, अभी हमने इसके लिए लिया है रबर बैंड। ओके, रबर बैंड है, छोटा सा रबर बैंड आपको दिख रहा होगा। तो ये जो पर्टिकुलर रबर बैंड है ये इलास्टिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये रबर से बना हुआ है। तो इसके ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेच हो रहा है, बट इसकी एक लिमिट होती है। ओके, तो जैसे जैसे मैं रबर को स्ट्रेच करूंगा इसमें स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, साइमल्टेनियसली इसमें स्ट्रेन भी होगा क्योंकि इसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, सो पॉइंट ए इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल लिमिट। अब ये प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, तो बेसिकली जैसे कि एक पर्टिकुलर रबर का एक ओरिजिनल शेप है, अगर मैं थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करता हूँ, छोड़ देता तो इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब मैं यहाँ तक अगर लेके गया मटेरियल को स्ट्रेच करने के बाद, तो उससे उधर छोड़ने के बाद वापस वो रिटर्न कहाँ पे आएगा, उसके ओरिजिनल कंडीशन में आएगा। उसको कहते हैं हम प्रोपोर्शनल लिमिट। हमने हुक्स लॉ देखा था। एक्चुअली हुक्स लॉ जो है वो इंटरनेशनल लेवल के जो ऑथर्स हैं जनरली वो क्या करते हैं कि वहाँ पे इलास्टिक लिमिट की जगह पर लिखते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, कि विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बट अभी हमने इलास्टिक लिमिट दिया, इलास्टिक लिमिट इसके थोड़ा सा आगे आता है। ठीक है, मटेरियल टू मटेरियल चेंज होगा, थोड़ा सा आगे आएगा, मतलब यहाँ तक ही इलास्टिसिटी काम करेगी। अगर इसको आप फिर से छोड़ोगे वहाँ पे तो जो उसका 100% ओरिजिनल पार्ट जो है, पोजीशन ओरिजिनल था वो 100% ओरिजिनल नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा सा इलोंगेशन आएगा विदाउट एनी अप्लाइड फोर्स, इसमें इलोंगेशन थोड़ा सा रहेगा। तो ये लिमिट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट, जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है पॉइंट बी से। ओके, पॉइंट बी के साथ साथ आगे वहां पे एक वर्ड लिखा है मैंने, यील्ड पॉइंट। तो मान लो मैंने यहाँ पे स्ट्रेच किया रबर बैंड को, अगर मैंने स्ट्रेच किया है,
ठीक है। तो स्ट्रेच करने के बाद ऐसे रखने के बाद अगर मैं इसको फिर से छोड़ता हूँ तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन जो ओरिजिनल कंडीशन में वो नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या हो गया, इलोंगेशन हो गया, मतलब विदाउट एनी स्ट्रेस यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेन आ गया। इसको हम कहते हैं परमानेंट सेट। क्या कहते हैं, परमानेंट सेट। इस रबर बैंड की जगह पे अगर आप स्टील का वायर लोगे और उसको यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन में लगाओगे तो भी वो सेम ही आने वाला है। ओके, सो अभी अगर मैं इसको और स्ट्रेच करता हूँ, ओके, और थोड़ा सा मैंने अगर इसको स्ट्रेच कर दिया तो स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा, बेसिकली आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया है। तो बेसिकली क्या होगा इसके अंदर कि इसके ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है, फोर्स रिमूव करने के बाद भी इसके अंदर क्या होते रहेगा, तो स्ट्रेस रहेगा। और वो स्ट्रेस रहेगा मतलब स्ट्रेन बढ़ते जा रहा है इसका। तो ये पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब स्ट्रेस कम होने के बावजूद भी स्ट्रेन इसके अंदर की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, आगे जाके जैसे हम इसको आगे आगे बढ़ाएंगे तो इसमें नेक फॉर्मेशन होगा। नेक फॉर्मेशन मतलब क्या है कि मटेरियल आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, तो खींचने के बाद जैसे कि मान लो ये रॉड है, ओके, ये अगर रॉड है, रॉड को ऐसे ही ड्रॉ करते हैं तो ये रॉड थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, इसमें ऐसा नेक फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये इसको कहेंगे नेक। आपने देखा होगा रबर थोड़ा सा पतला हो जाता है तो उसको कहते हैं नेक फॉर्मेशन। ओके, तो नेक फॉर्मेशन स्टार्ट होगा जैसे ही, तो ये देखो आप स्ट्रेस क्या हो रहा है, इसका स्ट्रेन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है, इसके आगे स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। इसके बाद फिर से इसमें स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये कहाँ पे पहुंचेगा, अपने फ्रैक्चर पॉइंट के पास पहुंचेगा। ठीक है, देखो फ्रैक्चर पॉइंट के पास टूट गया ये, तो ये क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, तो इसकी जो फ्रैक्चर पॉइंट एक बार रीच करने के बाद ये मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसको ही कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ मटेरियल। और उसके पहले अगर आप देखोगे अच्छे से तो यहाँ पे नेक फॉर्मेशन हुआ है, थोड़ा सा रबर यहाँ पे खींच गया है देखो, तो इसको कहते हैं हम नेक फॉर्मेशन। नेक फॉर्मेशन होने के बाद ही मटेरियल जो है वो वहाँ से क्या होता है, वीक होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डक्टाइल मटेरियल। ओके, तो ये डक्टाइल मटेरियल जो है ये कौन से आते हैं डक्टाइल, तो जैसे कि स्टील आएगा, रबर आएगा, और ऐसे बहुत सारे जो है जो क्या होता है, फोर्स अप्लाई करने के बाद जो है वो बेंड हो जाते हैं। ठीक है, और ब्रिटल मटेरियल तो डायरेक्टली वार्निंग दे रहा है कि यहाँ से ही वो ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद मैंने और एक ग्राफ को ड्रॉ किया हुआ है, इसको कहते हैं हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस का मतलब ये होता है कि अगर आप देखोगे कि ये पॉइंट से अगर हम लोग लोड इंक्रीज कर रहे हैं तो देखो ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं आएगा ग्राफ में। ओके, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट प्रोपोर्शनलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इंक्रीजिंग लोड किया, बट जब मैं लोड को रिमूव करता हूँ तो उसमें क्या होता है, वो सेम पाथ से रिपीट नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, तो उसमें स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है फिर, तो बेसिकली ये यहाँ पे आएगा, लेकिन इसमें स्ट्रेन देखो, ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे, इसका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कम रहेगा और इसका ए साइड में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ए क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यही कंडीशन को कहते हैं हिस्टेरेसिस। ओके, आई होप आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन डिटेल में समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।